मैं बिलाल साहब आऊँ, मेरी जो समझ है, मैं ईरान क्यों नहीं जंग रोक रहा है, मैं बहुत बहुत साधारण सी समझ है। ईरान अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। ईरान को बिल्कुल क्लियर है कि अगर आज उसने सीज फायर किया तो वो फिर से वापस तैयारी होके तैयार करके इनके जो भी वो है वो इसके ज्यादा तैयारी के साथ फिर ईरान के ऊपर वापस आएंगे। ये बिल्कुल क्लियर है कि अगर आज ईरान, मैं भी ये समझता हूं कि अगर आज की ईरान के पास ये कोई रास्ता नहीं है, उसको या तो लड़ना है या मरना है। तो अगर आप नहीं लड़ोगे तब तो 100% मरना तय है, लड़ने में शायद जीत भी जाओ। तो वो अगर आप बिल्कुल साधारण से कहिए, अगर आप नहीं लड़ेंगे, सीज फायर कर देंगे, तब तो उसको आपको खत्म होना ही होना है, क्योंकि अमेरिका इसराइल फिर आएंगे। ये बार बार आए हैं, हिस्ट्री इस तरह की है। लेकिन अगर लड़ जा रहे हो और इसमें है, तो इसमें काफी संभावना जैसी अभी लग रही है कि ईरान अपनी शर्तों को मनवाने में कामयाब होगा। बस एक दिक्कत मुझे जो लग रही है, जो सैयद साहब कह रहे हैं कि वो गारंटी कौन देगा, मतलब अमेरिका की गारंटी इस दुनिया में कौन देगा? एक जमानतदार अगर दिखा दीजिए जो अमेरिका की बात की गारंटी दे दे, या एक कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बता दीजिए जो अमेरिका की गारंटी दे दे। लेकिन मैं आपसे एक दो और चीजें समझना चाह रहा हूं। एक तो ये बिल्कुल साफ है कि इसमें जो आज सुबह कई लेख आने शुरू हो गए हैं कि इस युद्ध में जो सबसे ज्यादा अगर किसी का फायदा हुआ, द ओनली विनर इज चीन। जो ईरान की मिसाइल आ रही हैं उसमें चीन का भी वो है, पुर्जे लगे हैं। जो रोक रहे हैं वो वाले, उसमें भी उनके आईसी वो सब पुर्जे लगे हुए हैं। तो जो मारने वाला है, जो रोकने वाला, उसमें चीन का मामला चल रहा है। मतलब अगर कोई नेट बेनिफिशियरी इसका है तो वो चीन है। अब मैं जरा एक चीज आपसे जो स्पेसिफिक चीज है बिलाल साहब, यूएसए देश और ट्रंप में शायद हमें फर्क करना होगा, क्योंकि मेरे कुछ लोगों ने फोन करके अभी कहा, इसमें भी कह रहे हैं कि एक अमेरिका जैसा देश ट्रंप जैसे नेता के हाथ में आ गया है। तो आप अमेरिका की जनता को कुछ मत कहिए, अमेरिका पर से कंट्री को मत कहिए, क्योंकि उसी कंट्री में 80 लाख लोग सड़कों पे निकल के अपने अपने ट्रंप के अगेंस्ट इतना बड़ा प्रदर्शन किए हैं। और उसी के न्यूयॉर्क सिटी का ममदानी ये बार बार कहे हैं कि हमारे यहाँ सारे ईरानी सेफ हैं, किसी ईरानी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये उनकी सुरक्षा की गारंटी मैं लेता हूं। तो इसमें जरा मैं आपसे समझना चाहूंगा कि यूएसए देश और ट्रंप, ये क्या दो अलग अलग चीजें हैं? शुक्रिया आनंद जी। बहुत ही खूबसूरत सवाल है और बहुत ही गहरा सवाल है। आपने कहा था कि क्या अमेरिका को बिलीव किया जा सकता है या उस पर भरोसा किया जा सकता है। तो यकीनन अमेरिका पर तो एक वक्त के लिए भरोसा किया जा सकता है, लेकिन ट्रंप पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस तरह से आप समझ सकते हैं अमेरिका और ट्रंप के अंतर को। लेकिन बदकिस्मती है कि पिछले काफी समय से अमेरिका के अंदर जिस तरह से एक ज्यूइश लॉबी हावी है और ज्यूइश कैपिटलिज्म अमेरिका की पॉलिसीज को ड्राइव करता है, और सरल शब्दों में कहें तो ज्यूइश लॉबी ही अमेरिका की बनिया लॉबी है, जिसको हम आम भाषा में हिंदुस्तान में कहते हैं। वही सूदखोर लॉबी है, वही पूंजीवादी लॉबी है, वही अमेरिका को इजराइल के ब्याह पर फंडिंग करती है इस टाइप के अटैक कराने के लिए ईरान पर। एक परसेप्शन जो पूरी दुनिया में एक डेवलप किया गया है कि अमेरिका और इजराइल अलग अलग चीजें हैं। इस परसेप्शन को भी फिलहाल समझने की जरूरत है। जिस तरह से आपने कहा कि जिस तरह से अमेरिका और ट्रंप अपने आप में अलग अलग चीजें हैं, इसी तरह अमेरिका और इजराइल अपने आप में अलग अलग नहीं है, बल्कि अमेरिका और इजराइल अमेरिका की डीप स्टेट नीति का एक हिस्सा है। अमेरिका के एक बहुत ही मशहूर थिंकर का यह कहना है कि इजराइल इज बेसिकली अ लैंड बेस कैरियर फॉर अमेरिका, यानी कि मिडिल ईस्ट देशों के अंदर अमेरिका की जो कब्जा करने की नीति है उसका इजराइल दोहक है, यानी कि एक टूल है जिसके माध्यम से वो कब्जा करना चाहता है इजराइल को आगे रख के, और अपने आप को उनसे अलग भी रखता है और अपने आप को समय समय पर एसोसिएट भी कर लेता है।
अब आते हैं बुनियादी सवाल पर कि क्या क्या जो ये क्लेम किए हैं ट्रंप साहब ने, फॉल्स क्लेम जो किए हैं या सेल्फ क्लेम किए हैं, इसे इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर में किसने एंडोर्स कर दिया कि अमेरिका जीत गया है? जब जब दो प्लेयर्स लड़ते हैं उसके बीच में या तो कोई रेफरी होता है या दो प्लेयर्स अपने आप में लड़ते हैं, तो एक अपनी अपनी हार मान लेता है, तब एक आदमी ऑटोमेटिकली विनर कहलाता है। तो ईरान ने तो अपनी हार मानी नहीं, तो अमेरिका अपने आप को कैसे सेल्फ क्लेम विनर कह सकता है? और अगर अमेरिका अपने आप को सेल्फ क्लेम कर रहा है विनर होने का, तो इंटरनेशनल लेवल पर या तो उसके एलाइड फोर्सेस या एलाइड पार्टनर या यूरोपियन कंट्रीज या यूरोपियन यूनियन में से या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में से किसी ने उसको एंडोर्स किया है ट्रंप के स्टेटमेंट को, वो भी हमें दिखाई नहीं पड़ रहा। तो साथ ही साथ जो ये लड़ाई अमेरिका इजराइल के लिए लड़ रहा है, इजराइल ने भी अभी क्लेम नहीं किया कि हम लड़ाई जीत गए। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, ये बताते हैं कि ये सारा का सारा फॉल्स क्लेम है और सेल्फ क्लेम है ट्रंप साहब का। इसीलिए ट्रंप साहब पर किसी भी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता और वो किसी भी तरह भरोसे के लायक नहीं है। जो सबसे बड़ा नुकसान ट्रंप साहब ने अमेरिका को पहुंचाया है, जो आपका फंडामेंटल क्वेश्चन था कि ट्रंप को और अमेरिका को अलग अलग करके देखा जा सकता है, यकीनन ट्रंप और अमेरिका वाकई में अलग अलग है, लेकिन बाय डिफॉल्ट जब वो प्रेसिडेंट बन गए हैं तो हिंदुस्तान के अंदर एक कहावत है कि बंदर के हाथ में जब उस्तरा आ जाता है तो वो किसी भी चल सकता है। तो वही हो रहा है, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू वो प्रेसिडेंट बन गए और अपनी उन पावर्स का जो उन्होंने मिस यूज किया है और जिस तरह से वो इनस्टेबल पर्सन है, उसने पूरी दुनिया को एक संकट में लाके खड़ा कर दिया है। जो क्लेम्स ट्रंप साहब ने किए थे कि आई एम हेयर फॉर द पीस ऑफ द वर्ल्ड, या मैं अमेरिका के अंदर मेक अमेरिका ग्रेट अमेरिका के लिए आया हूं, वो ट्रंप साहब की नीति में ने साबित कर दिया है कि इस वक्त ट्रंप के लीडरशिप में अमेरिका पूरी दुनिया के लिए शांति का दोहक नहीं बल्कि अशांति का दोहक बन गया। यानी कि पूरी दुनिया की शांति के लिए ट्रंप से खतरा है पूरी दुनिया को। तो ये एक उनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक बना है। सबसे बड़ा नुकसान जो पहुंचाया है कि अमेरिका की प्रेसिडेंसी, यानी कि अमेरिका के प्रेसिडेंट का जो एक दुनिया में हैसियत हुआ करती थी, अमेरिका के प्रेसिडेंट की जो एक वजूद हुआ करता था, अमेरिका के प्रेसिडेंट का जो कॉल की इंपॉर्टेंस होती थी, अमेरिका के प्रेसिडेंट की जो, अमेरिका अपनी डिप्लोमेसी के लिए जाना जाता था, अपनी कूटनीति के लिए जाना जाता था, अपनी विदेश नीति के लिए जाना जाता था, उन सबको ट्रंप साहब ने दांव पर लगा दिया है, उनकी धज्जियां उड़ा दी है। वर्ल्ड लेवल पर जब इस टाइप के क्राइसिस आते हैं तो उनको सुलझाया डिप्लोमेसी के माध्यम से जाता है। तो डिप्लोमेसी एक ऐसा चैनल होता है जिसके माध्यम से आप संवाद स्थापित करके किसी भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं। तो डिप्लोमेसी के इंस्टीट्यूट को भी ट्रंप साहब ने दांव पर लगा दिया है। आज अमेरिका के प्रेसिडेंट होने के नाते ट्रंप साहब पर कोई भरोसा ही नहीं कर सकता, तो डिप्लोमेसी को आप फॉरवर्ड कैसे करेंगे, उनसे संवाद स्थापित कैसे करेंगे, उन पे जब यकीन ही उठ गया तो उनकी डिप्लोमेसी को आप कैरी फॉरवर्ड कैसे करेंगे? ये पूरी दुनिया के लिए समस्या खड़ी हो गई है। बहुत सारी चीजें जब ट्रंप साहब आए, जो उनकी टैरिफ पॉलिसी थी, उस टैरिफ पॉलिसी ने डायरेक्ट अमेरिका की विदेश नीति को, अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। जो टैरिफ पॉलिसी की वजह से उनके यूरोपियन कंट्रीज नाराज हुए थे, उनके अलाइड कंट्रीज नाराज हुए थे, नाटो कंट्रीज नाराज हुए थे, उसका नतीजा आज जब अमेरिका क्राइसिस में आया ईरान के साथ वॉर करते हुए, तब एहसास हो रहा है कि कोई उनके साथ नहीं खड़ा हुआ। तो आप नटशेल में ये कह सकते हैं कि अमेरिका की ताकत जो अलाइड कंट्रीज के साथ थी, जिसका एडवांटेज अमेरिका उठाया करता था, जिसको भुनाया अमेरिका करता था, दूसरे के फाइनेंशियल पावर पे लड़ा करता था, आज जब उन नाटो कंट्रीज ने अपने आप को अमेरिका से अलग कर लिया है तो अमेरिका को अपनी हैसियत का पता लग गया है, तो वो ईरान जैसे कंट्री को भी टैकल नहीं कर पा रहा। ये लड़ाई अगर बहुत ज्यादा लंबी खिंचती है तब अमेरिका को नुकसान है, और ये लड़ाई नहीं भी खिंचती तब भी अमेरिका सफर कर गया है। बुनियादी तौर पर लड़ाई आप जब लंबी करते हैं जब आपके कंट्रोल में कोई चीज होती है, आपके नियंत्रण में कोई चीज होती है, और जिस तरह से पूरे वर्ल्ड ऑर्डर इससे डिस्टर्ब हुआ है, पूरी वर्ल्ड ऑर्डर में जो ऑयल सप्लाईज डिस्टर्ब हुई है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आके खड़ी हो गई हैं, इन्फ्लेशन अमेरिका में चला गया है, अमेरिका के अंदर
अमेरिका अपने आप में डिवाइड हो गया पॉलिटिकल लाइंस पर। अमेरिका जिस पार्टी के वो प्रेसिडेंट है उसमें ही दो स्वर सुनाई पड़ने लगे हैं, और आने वाले चुनाव के अंदर अभी तक जो रिपब्लिकन पार्टीज हैं वो अराउंड 30 बाई इलेक्शंस हार चुकी हैं। आने वाले चुनाव में भी जो एक इंटरनल प्रेशर डेवलप हो रहा है वो सारा चीजें बता रहा है कि ट्रंप साहब ने जो गलतियां की थी उसका खमियाजा अमेरिका भुगत रहा है। यानी कि जो बुनियादी आप सवाल कर रहे हैं कि ट्रंप और अमेरिका अलग अलग चीजें, यकीनन, लेकिन ट्रंप बहैसियत अमेरिका के प्रेसिडेंट होते हुए उस जो गलतियां कर रहे हैं उसका खमियाजा अमेरिका को भुगतना पड़ रहा है। और ये बुनियादी तौर पर आपने इस क्वेश्चन को चाइना से कनेक्ट किया था, तो चाइना बहुत ही पीसफुल वे में इस पूरे इस ऑब्जर्वेशन को बहुत ही डिप्लोमेटिक फॉर्म में हैंडल कर रहा है। वो इनडायरेक्टली ईरान को सपोर्ट भी कर रहा है, रशिया भी उसको सपोर्ट कर रहा है। वो पाकिस्तान के माध्यम से इस पूरे क्राइसिस को डायलॉग प्रोसेस के थ्रू हैंडल भी कर रहा है। साथ ही साथ जो वर्ल्ड ऑर्डर है, जो वर्ल्ड ऑर्डर का इक्वेशन है, जहां पर यूरोपियन कंट्रीज नाराज होकर बैठे हुए हैं, चाहे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज बात कर लीजिए, या सेंट्रल एशिया देख लीजिए, चाहे मिडिल ईस्ट देख लीजिए, या वेस्ट एशिया देख लीजिए, जो और अफ्रीकन कंट्रीज देख लीजिए, जिस तरह से चाइना अपनी एक इमर्जिंग इकोनॉमी के थ्रू फैल रहा है पूरी दुनिया के अंदर, और जिस तरह से उसने अपनी इकोनॉमी को इतना स्ट्रांग कर लिया है कि आज दुनिया का 48% मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ चाइना पर ही निर्भर है। तो चाइना की पॉलिसी ये है कि वो अब अमेरिका की गलती जो खासतौर से ट्रंप साहब कर रहे हैं उससे बचकर वो इकोनॉमिकली पावर की तरह अपने आप को इमर्ज करता रहे, और वो इस चीज के साथ पेशेंस के साथ वो पूरे सिनेरियो को वॉच कर रहा है कि अमेरिका खुद अपनी गलतियों से ही डाउन द हिल जा रहा है। और जब अमेरिका अपनी गलतियों से डाउन द हिल जाता है तो उसका जो पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में ऑप्शन है इस वक्त, चाइना वो बट ऑब्वियस इमर्ज करता है। तो अमेरिका अपनी पावर को रिस्टोर कर रहा है, इकोनॉमिकली अपना आप को फाइनेंशियली वर्ल्ड ऑर्डर में मजबूत कर रहा है चाइना, और अमेरिका अपनी फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंसिव फॉरेन पॉलिसी बनाकर या एग्रेसिव पॉलिसी बनाकर लोगों से भिड़ रहा है, लोगों से लड़ रहा है और अपना नुकसान कर रहा है। तो ये जो कंपैरेटिव है, कंपैरेटिव पावर, वर्ल्ड ऑर्डर पावर में चाइना अमेरिका, इस तरह से एक पावर डिक्लाइन हो रही है और एक पावर इमर्ज कर रही है। और साथ ही साथ जिस तरह से पाकिस्तान ने इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट किया है वो भी बहुत ही डेलिकेट इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि ये जिस तरह से अमेरिका और इजराइल मिलके ईरान पर अटैक कर रहे थे, तो ईरान अपने डिफेंस में बट ऑब्वियस रिएक्ट करेगा। किसी तरह का रिपकल्शन जब आता है उसका, तो वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जो अमेरिका के अलायंस और उन पर अटैक करता है अपने डिफेंस में, तो वो सऊदी अरब पे भी अटैक करता है और अन्य यूएई पे भी अटैक करता है। तो इजराइल की ये कूटनीति थी कि किसी भी तरह ये पूरी लड़ाई सऊदी वर्सेस ईरान बन जाए, और ये या कह सकते हैं एक सिंपल वर्ड्स में ये शिया वर्सेस सुन्नी वर्ल्ड ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाए मिडिल ईस्ट में, और अमेरिका और इजराइल खूबसूरती से बाहर आ जाए और इस मिडिल ईस्ट को आपस में भिड़ा दे। उस इक्वेशन को पाकिस्तान ने अपने इन्वॉल्वमेंट से रोका है, और पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी ने सऊदी मुल्कों को यह समझाया है कि आप किसी भी तरह इसमें इन्वॉल्व न होइए, पेशेंस से काम कीजिए, जो पूर्व में एक समय में चाइना ने किया था कि ईरान और सऊदी अरब की दोस्ती करा दी थी, और इस हद तक दोस्ती करा दी थी कि दे बिकेम अ फ्रेंड। तो अमेरिका पाकिस्तान ने उस स्ट्रेटेजी को इन क्राइसिस में भी फॉरवर्ड किया है। और पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री थे इसाक डार साहब, उन्होंने रिकॉर्ड पर यह कहा है कि हमारी जो स्ट्रेटेजी है, हमारा जो इन्वॉल्वमेंट है, उसे चाइना ने वेलकम किया है, और इस स्टेटमेंट के बाद वो डायरेक्ट बीजिंग चले गए थे। तो चाइना ने पूरी डिप्लोमेटिकली इस पूरे क्राइसिस के अंदर एक सीज फायर कराने की कोशिश की है पाकिस्तान के माध्यम से, और पाकिस्तान इन क्राइसिस के अंदर डिप्लोमेटिक लेवल पे बहुत ही एडवांस होके उभरा है। उसका कॉन्फिडेंस उसे ईरान का भी हासिल है, और उसे कॉन्फिडेंस अमेरिका का भी हासिल है। उसने अपना एक रोल प्ले करने की कोशिश की है, लेकिन ट्रंप साहब जिस तरह से अनप्रेडिक्टेबल पर्सन है, ट्रंप साहब जिस तरह से सेल्फ क्लेमर है, ट्रंप साहब जिस तरह से फॉल्स क्लेमर है, और ट्रंप साहब अपने आप को दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी समझते हैं, वो ये भूल गए हैं कि अमेरिका की भी ताकत भी एलाइड कंट्रीज के ही साथ है। दुनिया जितनी बड़ी है उसको हैंडल करने के लिए एलाइड कंट्रीज का होना अमेरिका के साथ
जरूरी है। ये बात ठीक है कि बार बार ट्रम्प साहब ने पूरी दुनिया के राष्ट्रपतियों की, प्रधानमंत्रियों की इंसल्ट की है, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री भी शामिल हैं। उसका खमियाजा भी आज ट्रम्प साहब को अपने इन क्राइसिस में उठाना पड़ रहा है। तो अब ट्रम्प साहब इससे क्या सबक सीखते हैं, ये तो खुदा ही जाने। लेकिन उन्होंने कुल मिलाकर अमेरिका की विदेश नीति को, अमेरिका की कूटनीति को, अमेरिका की फाइनेंशियल पावर को, अमेरिका के अंदर जिस पार्टी से वो खुद बिलोंग करते हैं, रिपब्लिकन्स को, उसकी पॉलिटिकल इमेज को दांव पर लगा दिया है। और पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका अमेरिका के साथ जो एलाइड फोर्सेस खड़े थे वो अलग थलग हो गए। और आज वर्ल्ड ऑर्डर को एक हद तक चाइना ने इक्वेशन लेवल पे अपने पक्ष में लाके खड़ा कर दिया। यही ग्लोबल ऑर्डर का वर्ल्ड चेंज है जिससे अमेरिका परेशान है।